लखनऊ में स्कॉर्पियो कार ने स्कूटी को मारी टक्कर, 2 बच्चों समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। एक जून को मुजफ्फरनगर में खाप महापंचायत सोरम गांव में पहलवानों के समर्थन में होगी महापंचायत, सरकार के खिलाफ खाप में भरेगी हुंकार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आजमगढ़ दौरा, समाधिन के 13वीं कार्यक्रम में होंगे शामिल। रक्षा मंत्री के आगमन की सभी तैयारियां पूरी। लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने कसी कमर, सपा की मुश्किलें बढ़ाने के लिए बनाया प्लान, कई दलों के साथ गठबंधन की तैयारी बीएसपी। उन्नाव में युवती ने किया आत्महत्या का प्रयास, पुलिस प्रताड़ना से परेशान होकर के उठाया कदम, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती। यूपी के 20 जिलों में खराब मौसम की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। 53 सालों में सबसे ठंडा रहा 2023 का मई महीना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ हारिस। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सपा जुटी है। हर जिले में प्रशिक्षण शिविर लगाएगी सपा। 5 से 6 जून को लखीमपुर खीरी में सपा का प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा। आपको बता दें कि 9 से जून को सीतापुर के नैमिषारण्य में सपा का प्रशिक्षण शिविर होगा। तो हर जिले में प्रशिक्षण शिविर लगाएगी समाजवादी पार्टी। 5 से 6 जून को लखीमपुर खीरी में सपा का प्रशिक्षण शिविर लगेगा। नौ से 10 जून को सीतापुर में लगेगा। बता दें कि प्रशिक्षण शिविरों में शामिल होंगे सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव। बूथ मैनेजमेंट, वोटर लिस्ट और बूथ कमेटियों पर चर्चा की जाएगी इस दौरान। 15 जून से होगी लोकसभा क्षेत्रों में आंतरिक बैठक। 80 लोकसभा सीटों की अलग अलग आंतरिक बैठक की जाएगी। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है समाजवादी पार्टी। बीजेपी से खबर आपको बता दें, बीजेपी और बीएसपी के खिलाफ रणनीति बनाएगी समाजवादी पार्टी। 80 लोकसभा सीटों के लिए आंतरिक बैठक का प्लान बनाया गया है। लोकसभा प्रत्याशियों के नामों पर बैठकों में चर्चा की जाएगी। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे, जहां पर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में समाजवादी पार्टी जुटी है। हर जिले में प्रशिक्षण शिविर लगाएगी समाजवादी पार्टी। 5 से 6 जून को लखीमपुर खीरी में सपा का प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा। 9 से 10 जून को सीतापुर में नैमिषारण्य में प्रशिक्षण शिविर होगा। प्रशिक्षण शिविरों में शामिल होंगे समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव। बूथ मैनेजमेंट, वोटर लिस्ट और बूथ कमेटियों पर चर्चा होगी इस दौरान। 15 जून से होगी लोकसभा क्षेत्रों की बैठक। 80 लोकसभा सीटों पर अलग अलग आंतरिक सीट पर चर्चा की जाएगी। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में समाजवादी पार्टी जो है वो जुटती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और बीएसपी के खिलाफ रणनीति बनाएगी समाजवादी पार्टी। तो 80 लोकसभा सीटों के लिए आंतरिक जो है वो तैयार की जाएगा, पूरा खाका तैयार होगा। लोकसभा प्रत्याशियों के नामों पर बैठकों में चर्चा भी की जाएगी। लोकसभा चुनाव की तैयारी में समाजवादी पार्टी अब जुटती हुई नजर आ रही है। हर जिले में प्रशिक्षण शिविर लगाएगी समाजवादी पार्टी। 5 से 6 जून को लखीमपुर खीरी में समाजवादी पार्टी का प्रशिक्षण शिविर लगेगा। 9 से 10 जून को सीतापुर के नैमिषारण्य में प्रशिक्षण शिविर होगा। प्रशिक्षण शिविरों में शामिल होंगे समाजवादी सुप्रीमो अखिलेश यादव। बूथ मैनेजमेंट, वोटर लिस्ट और बूथ कमेटियों पर चर्चा की जाएगी। 15 जून से होगी लोकसभा क्षेत्रों की आंतरिक बैठक। 80 जिले, 80 लोकसभा सीटों की अलग अलग आंतरिक बैठक होगी। 2024 की लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है समाजवादी पार्टी।
इस पर बात करने के लिए सतीश संगम हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ से। आपको बता दें सतीश, जिस तरह से खबर आ रही है कि अब समाजवादी पार्टी भी जो है वो 2024 की तैयारी में जुटती हुई नजर आ रही है और प्रशिक्षण शिविर लगाने की तैयारी में है, क्या कुछ बताना चाहेंगे इसको लेकर के? बिल्कुल, आप देखिए कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव नजदीक है, उसमें सभी राजनीतिक दल है जो अपने स्तर पर तैयारियां करना शुरू कर दी हैं। कल हमने देखा कि बीजेपी का प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ था इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। आज से जो बताया जा रहा है कि जून महीने के शुरुआती दिनों से यानी 1 तारीख से ही समाजवादी पार्टी का प्रशिक्षण शुरू होगा। लखीमपुर से इसकी शुरुआत होगी। इसके अलावा अलग अलग मंडल पे इसको रखा गया है। सभी मंडल में प्रशिक्षण होगा। जो शिविर प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा गया है उसमें जो पदाधिकारी होंगे, जो एक तरह से जो युवा मोर्चा के नेता होंगे, खासकर समाजवादी पार्टी के, उसमें शामिल होंगे और खुद समाजवादी पार्टी के प्रमुख यानी अखिलेश यादव इस प्रशिक्षण में शामिल होंगे। इसके बाद जो 15 जून को यहाँ पर पार्टी दफ्तर में, खासकर समाजवादी पार्टी दफ्तर में एक तरह से आंतरिक बैठक बुलाई गई है, जिसमें प्रशिक्षण में जो कुछ भी बातें सामने आएगी, जो भी कुछ निष्कर्ष निकलेगा, चुनावी रणनीति पर जो कुछ फैसले होंगे, उसको आंतरिक बैठक में चर्चा की जाएगी। उसके आधार पर फिर उम्मीदवारों को चयन किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि जो 80 लोकसभा सीट है खासकर उत्तर प्रदेश में, तो उस पर मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी कैसे लड़े, जमीनी स्तर पर युवाओं को कैसे एक तरह से जो लोगों के साथ जोड़े, और खासकर मैं अगर बात करूं समाजवादी पार्टी के युवा जो भी संगठन उसको कैसे कैसे जोड़ा जाए, और खासकर एक तरह से जो वोटर्स हैं अलग अलग समुदाय के, उसको कैसे जोड़ा जाए, उस पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा कि उम्मीदवारों के चयन पर, जैसा कि हमने बताया कि उम्मीदवारों के चयन पर एक तरह से रणनीति बनाई जा रही है कि उस उम्मीदवार का कितना लिंकअप है, लोगों का जुड़ाव कितना है, सामाजिक तौर पर उनका वर्चस्व कैसा है, और लोग उनकी बातों के साथ तवज्जो देते हैं, और वहाँ पे जो स्थानीय जगहों पे पार्टी को मजबूत करने में उनकी कितनी भूमिका रही है। तो ये सारी रणनीति होगी। हर उम्मीदवारों को चयन से पहले सारी चीज रणनीति होगी। जब आंतरिक बैठक होगी 15 जून पर, उसमें इस सारी चीज पर चर्चा की जाएगी। बताया जा रहा है कि बीच में आपको रोकना चाहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच लखनऊ से अहम खबर आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बड़ी खबर बता दें आपको, विजय कुमार बने हैं यूपी के कार्यवाहक डीजीपी। विजय कुमार कार्यवाहक डीजीपी का प्रभार उन्हें संभालने के लिए दिया गया है। बता दें कि बड़ी खबर आ रही है, 1988 बैच के आईएएस विजय कुमार को प्रभार सौंपा गया है। डीजी विजिलेंस, डीजी सीबीआई के साथ अतिरिक्त प्रभार। लखनऊ से खबर आपको बता रहे, विजय कुमार बने यूपी के कार्यवाहक डीजीपी। विजय कुमार कार्यवाहक डीजीपी का प्रभार दिया गया है। 1988 बैच के आईपीएस विजय कुमार को प्रभार सौंपा गया है। डीजी विजिलेंस, डीजी सीबीआई के साथ अतिरिक्त प्रभार। लखनऊ से खबर है जहां पर विजय कुमार बने हैं यूपी के कार्यवाहक डीजीपी। विजय कुमार कार्यवाहक डीजीपी के प्रभार। 1988 बैच के आईपीएस विजय कुमार को प्रभार। डीजी विजिलेंस, डीजी सीबीआई के साथ अतिरिक्त प्रभार। लखनऊ से खबर है जहां पर विजय कुमार बने हैं यूपी के कार्यवाहक डीजीपी। विजय कुमार कार्यवाहक डीजीपी का प्रभार सौंपा गया उनको। 1988 बैच के आईपीएस विजय कुमार को प्रभार सौंपा गया है। डीजी विजिलेंस, डीजी सीबीआई के अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। विजय कुमार कार्यवाहक डीजीपी का प्रभार सौंपा गया है। 1988 बैच के आईपीएस विजय कुमार को प्रभार सौंपा गया है। लखनऊ से आपको खबर बता रहे जहां पर विजय कुमार कार्यवाहक डीजीपी का प्रभार सौंपा गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर उत्कर्ष सिन्हा हमारे साथ जुड़े हैं। उत्कर्ष जी, जिस तरह से खबर आ रही है कि
विजय कुमार को कार्यवाहक जो है डीजीपी बनाया गया, उसको लेकर के क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के डीजीपी के पद पर नियुक्तियों का सिलसिला अभी जारी है और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने दिनों बाद भी कोई पूर्णकालिक डीजीपी अभी सरकार तय नहीं कर पाई है। वर्तमान जो कार्यवाहक डीजीपी थे आर.के. विश्वकर्मा, उनका आज रिटायरमेंट है और इस वजह से फिर से एक बार कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति हुई है। 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं विजय कुमार जी और उनको ये चार्ज दिया गया है, प्रभार दिया गया है। इस तरीके से फिर एक बार उत्तर प्रदेश को कार्यवाहक डीजीपी ही मिला है। मुकुल गोयल को डीजीपी पद से हटाए जाने के बाद से अभी तक तकरीबन 1.5 साल हो गए, 1 साल हो गए और अभी तक उत्तर प्रदेश को पूर्णकालिक डीजीपी नहीं मिला। हर बार कार्यभार दिया जा रहा है और इस बार भी विजय कुमार जी को कार्यभार दिया गया है। इनका भी कार्यकाल अभी 6-7 महीने का ही बचा हुआ है। ऐसे में अब इन 6-7 महीनों के बीच में यदि सरकार कोई पूर्णकालिक डीजीपी तैनात कर पाती है तो होगा, नहीं तो विजय कुमार अपने सेवा काल तक कार्यवाहक डीजीपी बने रहेंगे। जी उत्कर्ष जी, जिस तरह से आपने बताया कि जो है उनको जो सरकार जो है वो एक बार में तय नहीं कर पा रही है, क्या कुछ वजह है कि सरकार एक मुख्य तौर पर, एक पक्के तौर पर एक डीजीपी को नहीं चुन पा रही है? असल में इसको लेकर के बहुत चर्चाएं चलती हैं। जब मुकुल गोयल को डीजीपी बनाया था सरकार ने, वो पूर्णकालिक डीजीपी थे, लेकिन उसके बाद उनकी कार्यशैली से मुख्यमंत्री नाराज हुए और उनको बीच कार्यकाल में ही हटा दिया गया उस पद से। अब इस पूरे प्रकरण में तकनीकी मामला ये होता है कि पूर्णकालिक डीजीपी बनाने के लिए एक तो शासन का पसंदीदा अधिकारी होना चाहिए, दूसरा ये है कि उसका सेवा काल भी 1 साल से ज्यादा का बचा होना चाहिए। स्थिति कुछ ऐसी बनी कि जो लोग भी इस क्राइटेरिया में फिट होते हैं वहां पर सरकार की अपनी पसंद आड़े आ जाती है और सरकार जिन लोगों को पसंद करती है, जो उनके पसंदीदा अधिकारी हैं, वो अभी डीजीपी पद पर डीजी पद पर प्रमोट नहीं हुए हैं, वो एडीजी ही हैं। तो ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि अभी ये व्यवस्था ऐसे ही चलेगी तब तक जब तक कि कुछ अधिकारियों का और डीजी पद पर प्रमोशन नहीं हो पाता है और जिनका सेवा काल थोड़ा लंबा बचा हो। जी उत्कर्ष जी, जैसा कि आपने बताया कि तमाम जो है हर बार बदला जाता है, इससे जो है पुलिस महकमे में जो व्यवस्थाएं होती है वो कितना प्रभावित होती है? क्योंकि अगर एक तरह से जो है व्यवस्था होती है, एक इंसान बनाता है एक शख्स आकर के और वो बदल दिया जाता है, तो कितना प्रभावित होती है जो व्यवस्थाएं होती हैं? निश्चित तौर पर इसका प्रभाव तो पड़ता ही है, क्योंकि नीचे के अधिकारियों को ये पता होता है कि ये कार्यवाहक है, इनका सेवा काल लंबा नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी एक पुलिस महकमा जो है वो सिर्फ एक किसी व्यक्ति से नहीं चलता है, ये भी सही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, उसके अलावा जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, एसटीएफ है, वो सब नेतृत्व अलग अलग हाथों में है, लेकिन जो जनरल पुलिसिंग है, जो सिविल पुलिसिंग है, उसकी पूरी कार्यभार तो डीजीपी के हाथ में रहती है और ये फर्क तो पड़ता है। एक पूर्णकालिक डीजीपी होता है तो उसे पता होता है कि उसके अधिकार को एक्सरसाइज करने के लिए उसके पास टाइम है, उसके पास पावर है, और ये जो अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जाने वाला मामला होता है वो बिल्कुल उसकी तुलना में कहीं बहुत प्रभावी नहीं हो पाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ विस्तार से साझा करने के लिए। अम्बेडकर नगर से खबर आपको बता दें, जहां पर ब्रिजेश पाठक का जनपद दौरा होने वाला है। आज 10:50 पर भाजपा जिला कार्यालय पर बैठक करेंगे। 11:35 पर कलेक्ट्रेट में योजनाओं की समीक्षा बैठक होगी। 1:30 बजे योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करने के लिए वहां पर पहुंचेंगे। तो बुलंदशहर से आपको खबर बता दें, जहां पर पेड़ से टकराने के बाद कार में आग लग गई।
घटना में बताना चाहूंगा कि एक कार थी जिसमें 4 लोग जिंदा जल गए हैं। टिमरनी थाना क्षेत्र इलाके के पोखरनी गांव के पास की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर कार में सवार होकर 4 परिवार के लोग जा रहे थे, जिसमें एक पेड़ से टकराने पर कार में अचानक आग लग गई। आग लगते ही आग इतनी भयानक लगी कि चारों के चारों जिंदा कार के अंदर जल गए हैं। जी बताना चाहूंगा मैं पूरी घटना की। ये टिमरनी थाना इलाके की, जहां पर पुलिस मौके पर पहुंची है। चारों की डेड बॉडी बाहर निकाली गई है। उसके अभी पूरे जो 4 लोग थे, चारों की शिनाख्त की जा रही है, जिसमें 7 बजे की घटना बताई जा रही है। जी जैसे कि आपने बताया कि जो है कार जो है वो टकरा गई, क्या कुछ वजह थी कि कार जो है वो जाकर के पेड़ से टकरा गई? क्या अनियंत्रित हो गई थी या कुछ और वजह इसके पीछे? जी अभी इसका पुलिस इसकी कोई आगे की डिटेल बताने को तैयार नहीं है, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि अनियंत्रित होकर ये कार जो थी ये पेड़ से जा टकराई है, जो जिसमें अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि कोई आसपास जो राहगीर थे वो बुझाने की कोशिश करे, लेकिन बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट हो या अन्य किसी कारणवश से उसमें आग लगी है। आग में चारों लोग परिवार के जो थे, जो कुशवाहा परिवार के बताया जा रहे हैं, जो चारों सुबह 7 बजे की घटना है, जिसमें चारों लोग जिंदा जल गए हैं। जी जैसा कि आपने बताया वहां पर राहगीर भी मौजूद थे, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी इसको लेकर के? क्या उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया कि आग पर काबू पाया जा सके? जी बताना चाहूंगा ये शहर और गांव से थोड़ा दूर की घटना थी, जिसमें उनके द्वारा आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन ऐसी कोई उनके पास में सुख सुविधा नहीं मिली जिससे वो आग को बुझा पाए। ये मैं बताना चाहूंगा, ये जो परिवार थे कार में सवार होकर नसरुल्लागंज के पास एक शादी समारोह में गए थे, जहां से लौट रहे थे। दरमियान रात को सुबह प्रातः काल में वरखड़ा चारखेड़ा गांव जो जहाँ के निवासी थे, ये वहां जा रहे थे, जिसके दरमियान ये टिमरनी थाना क्षेत्र में ये बड़ी घटना हो गई, जिसमें चारों लोग जिंदा जल गए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से हमारे साथ साझा करने के लिए। नाम डालो कहीं कौन है